इनसे मिलिए। नमस्कार, केबीसी प्रेजेंट्स इनसे मिलिए में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमांचल की हस्तियों से, सीमांचल के गौरव से आपको रूबरू करवाना है। और आज इसी कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सीमांचल के एक ऐसे लाल से जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में एक बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ हैं भोजपुरी अंगिका गीतों के मशहूर गायक सुनील छैला बिहारी। सबसे पहले सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे और हमारे दर्शकों के लिए भी ये बहुत अच्छा पल है, आप हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, ये सुनील छैला बिहारी, ये इस नाम के पीछे क्या राज है? किस तरह का ये नाम है? सबसे पहले केबीसी न्यूज के तमाम दर्शकों को सुनील छैला बिहारी का नमस्कार। और अब सवाल है कि छैला बिहारी नाम जी। देखिए, आप तो जानते हैं कि बिहार में जात पात का बड़ा बोलबाला रहता है, लेकिन मैं इसका शुरू से विरोधी रहा हूँ। मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगता ये अपने नाम के आगे सुनील कुमार सिंह लगाना। तो मैंने सोचा कि ये तो पहले हटाऊंगा, जिससे हमारी जात का पता न चले। दूसरी बात ये कि बिहारी, अब अगर वो टाइटल हटाते हैं तो बिहारी क्यों लगाते हैं, ये बात है। दिल्ली वगैरह जाते थे तो लोग बिहारी को बहुत सम्मान की निगाह से नहीं देखता था। और बिहार, जिस टाइम मैंने सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा, उस टाइम बिहारी कहता था तो लगता था गाली दे रहा है। लेकिन मैं जो बिहार के बारे में थोड़ा मोड़ा जानता था कि बिहार ने पूरी दुनिया को पढ़ाया है और बिहार का गौरवशाली अतीत रहा है, तो हमने कहा मैं शान से बोलूँगा कि मैं बिहारी हूँ। भले वो सुनने में लोगों को अटपटा लगे या जो कहे लो, लेकिन मैं बिहारी बताऊंगा गर्व से कि मैं बिहारी हूं। और वो समय था जब बिहार थोड़ा बदनाम था, लेकिन आज फिर वो समय आ गया कि जब बिहारी कहना गर्व की बात है। और हमें विश्वास था कि बिहारी कहना गर्व की बात होगी, इसलिए हमने अपने नाम के सामने बिहारी लगा दिया। आज मेरे घर में बच्चे वगैरह बोलते हैं, उनका भी नाम सरगम बिहारी, शिवम बिहारी। पापा ये बिहारी हटा दें, बिहारी बोलते हैं तो लोग चिढ़ाता है। मैंने कहा नहीं बेटा, तुमको चिढ़ाता है इसलिए कि तुम बिहार के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो, क्योंकि बिहार शिक्षा में बहुत आगे रहा है। आज भी सबसे ज़्यादा IAS वगैरह बिहार से जाते हैं। तो बिहार का बड़ा गौरवशाली अतीत रहा है। तुमको मालूम नहीं इसलिए लोग तुमको चिढ़ाता है। अपने अतीत के बारे में जान लो, फिर तुम उसको चिढ़ा सकते हो, तुम उसको बोल सकते हो। तो सुनील और बिहारी के बीच में छैला कहाँ से आ गया? और दूसरी बात यह है, ये दो बातें मैंने कही। तीसरी बात यह है कि मुझे ये कहने में इतना अच्छा लगता था कि मैं बिहारी हूँ। तो पहली बार जब मैंने गाना लिखा, लिखने का शौक बचपन से रहा था, तो पहली बार जब मैंने गाना लिखा तो लिखा कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी। अच्छा, कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी, कोई समझे हमका बंगाली, कोई समझे हमका पंजाबी। ना हम बंगाली भैया, ना हम पंजाबी, ना हम पंजाबी पुत्रो जी। अरे हम हैं छैला बिहारी बबुआ, हम हैं छैला बिहारी, हम हैं छैला बिहारी बबुआ, हम हैं छैला बिहारी। ये पहली बार हमने लिखा। हाँ, और हमारा कैसेट भी जो बाजार में है उसका नाम था हम हैं छैला बिहारी। और एक और दिलचस्प घटना है, जब मैं ऑडिशन देने दिल्ली गया सिंगिंग का, तो उस समय बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर माननीय चरणजीत आहूजा जी हमारा ऑडिशन ले रहे थे। तो अपने मतलब साजिंदों के साथ बैठे हुए थे। मैंने वहाँ पे ये गीत गाया। तो उसके बाद एक दो गीत उन्होंने और सुना। उसका मुझे डेट दे दी कि फलाना तारीख को तुम्हारी रिकॉर्डिंग होगी। तो मतलब जो है लिखने का काम और कंपोजिंग खुद ही करते थे। उसमें जो तो उन्होंने जो डेट दिया ना मुझे रिकॉर्डिंग का, अगले महीने की 26 तारीख से तुम्हारी रिकॉर्डिंग करें, हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसमें लिख दिया छैला बिहारी।
मेरे से पूछे बगैर नाम हम पूछा ना, लिख दिया छैला बिहारी। तो ये छैला बिहारी मतलब जब आप इस क्षेत्र में इन किए उसके बाद ही आपने ये नाम रखा, या हाँ, फिर बहुत दिन स्कूलिंग बाद, लाइफ बहुत से? नहीं, स्कूल का तो मैंने एमकॉम तक की पढ़ाई मैंने सुनील कुमार सिंह के नाम से की। अच्छा, ये मेरा अपना सिंगिंग की दुनिया में जब मैं आया तो अपना रखा हुआ नाम है। अच्छा, हमको ये कहना कि मैं बिहारी हूँ, बड़ा गर्व से मैं कहता था बिहारी हूँ, तो मैंने कहा अपना नाम ही रख लें। और आज तो बहुत गर्व हो रहा है इस बात के लिए कि आज तो बहुत बिहारी है। जी बिल्कुल। आज तो हर शहर में जो कलाकार होते हैं वो नाम अपना बिहारी जरूर रखते हैं। और मुझे तो और भी अच्छा तब लगा जब दिल्ली में एक कलाकार का मैंने सुना, आज हर छैला बिहारी। अच्छा, तो हिंदू तो नाम कॉपी करते हैं, मुस्लिम में भी लोग नाम कॉपी करते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। जी। और जो है जैसे कि जन्म स्थान आपका खगड़िया डिस्ट्रिक्ट रहा है, चूंकि कंप्लीट सीमांचल से जुड़े हैं आप, तो खगड़िया जिला स्थित पौड़ा गांव जी जी, तो वहाँ की जो है स्थिति कहते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो पहले सुना करता था, अभी क्या स्थिति है उस गांव की? अभी भी वही है जो आप सुना करते थे, जी, कुछ भी नहीं बदला है। हाँ, बस सिर्फ बदलाव इतना हुआ है कि जहाँ हम पैदा हुए थे, जिस घर में, वो घर आज नहीं है, वो कोसी नदी में हाँ विलीन हो गया है। अच्छा, जिस मैदान में हम लोग बचपन में खेलते थे वो मैदान नहीं है, जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वो स्कूल नहीं है। यही बदलाव हुआ है, सब कुछ कोसी में विलीन हो गया है। और तो कहते हैं कि बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, तो सबसे अधिक प्रभावित जो है वही क्षेत्र रहा है कोसी। जी जी जी, कोसी। और सर प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से करी आपने? प्रारंभिक शिक्षा तो गांव से ही, पौरा में ही पढ़ते थे हम लोग। मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई की पौरा से, और हाई स्कूल के लिए हम चले गए महशकूट, बगल में ही है महशकूट, मतलब खगड़िया जिला में ही है। हम लोग का नियरेस्ट मार्केट हुआ करता था महशकूट। तो महशकूट में एक स्कूल जवाहर उच्च विद्यालय आज भी है, मैं कभी कभी जाता हूँ। अच्छा, तो जवाहर उच्च विद्यालय बचा हुआ अभी? नहीं, वो तो हमारे घर से 12-15 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो इसलिए वो है। तो वहाँ से हमारी शिक्षा, मतलब मैट्रिक तक की पढ़ाई वहाँ से की। मैट्रिक के बाद, जिसको 10वीं कहते हैं या बोर्ड, हाँ बोर्ड के बाद मैं चला गया रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की मैंने। इंटर से लेके, हाँ इंटर से लेके एमकॉम तक की पढ़ाई मैंने रांची से की, रांची यूनिवर्सिटी से। अच्छा, रांची कॉलेज रांची से। तो वाणिज्य विषय में आपने एंट्री करी जी। तो कौन सा सत्र रहा था वो, मतलब ईस्वी जिस? देखिए 88 में हमको रिजल्ट मिलना चाहिए था एमकॉम का, लेकिन वो 2-3 साल लेट से चलता था, तो हमको लगता 90 वगैरह में हाथ में रिजल्ट आया था। जी। तो मतलब वाणिज्य विषय में कैसे आपने? हाँ, वाणिज्य विषय में कैसे आए, जैसे आर्ट के बारे में थोड़ा सुनते थे, साइंस के बारे में भी सुनते थे, तो ऐसे ही शौक हुआ। क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से हूँ कि मेरे से पहले मेरी फैमिली में कोई मैट्रिक भी पास नहीं किया था। तो हमको कोई बताते भी नहीं थे क्या पढ़ना चाहिए, भविष्य किसका है, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं। मैं इकलौता पढ़ा लिखा, मैंने पहला मैट्रिक पास, पहला इंटर, पहला ग्रेजुएशन, पहला पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उस गांव में नहीं, उस गांव में तो थे, मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। गांव में भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। जब मेरे ग्रेजुएशन से पहले मैं सुनता था एक ही आदमी ग्रेजुएट है हमारे गाँव में। तो उसके बाद हमको लगता है मैं सेकंड ग्रेजुएट होऊंगा या एक आध और होंगे जिनको बारे में जानते हैं। संसाधन की वजह से, संसाधन के अभाव में लोग या तो पढ़ना नहीं चाहते। आज भी हमारे गांव में हाई स्कूल भी नहीं है, मतलब संसाधन के अभाव में इच्छा रहते हुए भी बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं लोग अपने बच्चे को पढ़ाना। उनके पास मतलब एक ही उपाय है कि आप दूसरे, अगर आपके पास है ताकत है, मतलब आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं, तो अपने बच्चे को हॉस्टल में रख के पढ़ाइए, बाहर ही भेजना पड़ेगा। जैसे मेरे गांव में सुविधा की कमी के कारण बाहर बिल्कुल पढ़ाइए। तो सर पढ़ाई के अलावा जो है, जैसे कि उस दौर में सबसे खास बात, मतलब मैं स्कूलिंग लाइफ की बात करूंगा, तो उस दौर में जो है किन किन दौर से गुजरे आप, कुछ मैं चाहूंगा कि कुछ खट्टी मीठी यादें शेयर करें आप। देखिए, मैं शुरू से ना पढ़ाई लिखाई में ही ज़्यादा ध्यान देता था, और पढ़ाई लिखाई के अलावा अगर कहीं थोड़ा सा शौक था तो ये गाना बजाने का था। तो उसमें ये होता था कि जब भी ऐसे भी हम लोग के इलाके में म्यूजिक को लोग बहुत सम्मान देते हैं, तो कहीं भी प्रोग्राम होता था ना, मेला जैसे दशहरा, दिवाली, छठ, या वो नवरात्रि, दुर्गा पूजा में जो चैती नवरात्रि, तो जहाँ भी प्रोग्राम होता था हम भाग भाग के प्रोग्राम देखने जाते थे। और वो ऐसा दौर था कि हम अपने गांव से 3 किलोमीटर
दूर जा रहे हैं प्रोग्राम देखने और रात को आ रहे हैं, आंधी आ गई तो कहीं किसी गाछ के नीचे रुक गए और किसी तरह से वो समय काटा, फिर सुबह हुआ तो घर आ गए या फिर रात को ही खत्म हुआ तो, और खेत कोसी नदी के किनारे जाते थे। तो ये जो शौक था ना म्यूजिक का, और उस जमाने में माता पिता इतना पूछते भी नहीं थे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। और नहीं मोबाइल था। जो कहीं माता पिता भी बेफिक्र रहते थे। जब आया तो कई बार तो लोगों को पता भी नहीं चल पाता था कि हम लोग रात पर प्रोग्राम देख के आ गए, क्योंकि वो घर अलग है, दरवाजा अलग रहता था। तो बच्चे दरवाजा पे सोते थे, जो लड़के के दरवाजा पे सोते थे। तो हम लोग ये प्रोग्राम देख करके या फिर इस तरह इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्या उस टाइम में? नहीं, उस समय खाली देखते थे, शौक था देखने का। लेकिन गाने का शौक जब मैंने थोड़ा तो स्कूल वगैरह में गाते थे। जब मैट्रिक पास करने के बाद, मतलब मैट्रिक में जब मैं पढ़ा था जवाहर उच्च विद्यालय में, तब तक भी हल्का फुल्का ही गाना था कभी कभी स्कूल में, क्योंकि यहाँ सबके स्कूल में तो ज़्यादा फंक्शन भी नहीं होता ना म्यूजिक का। मतलब यहाँ तो कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे धूपोगे होगे खराब। तो यहाँ कहाँ गाना बजाना। लेकिन कभी कभार जब होता था तो बिना मार्गदर्शन का जो हम लोग कर पाते थे स्कूल में, जैसे मुझे याद है, आपने कहा खट्टा मीठा अनुभव, तो मैं हाई स्कूल में जब पढ़ रहा था तो वहाँ कोई एनुअल फंक्शन अगर कुछ था, लेकिन वहाँ कोई बताते भी नहीं थे कि आपको गाना क्या है, करना क्या है। मतलब कोई कोरियोग्राफी अपने मन से जो करना है करो। तो मैं फिल्म देखता था, फिल्म का शौकीन था। तो मैंने उस टाइम शोले पिक्चर कई बार देखी थी। वो तो जब भी पिक्चर देखे मन ही नहीं भरता। उस समय मैंने कई बार देखी थी पिक्चर। तो जब मुझे उसमें भाग लेना था तो मैंने क्या किया, मैं गब्बर सिंह बन गया। ऐसे दाढ़ी वाड़ी कैसे काजल वाजल लगा लिया और बेल्ट वेल्ट लेके, रोज सांभा कितने आदमी थे, तो मैं वो कर रहा हूँ, एक प्ले करते। हाँ, 2-4 लोगों को बना दिया गुंडा मवाली, और वो सब मैं कर रहा हूँ। तो मुझे पहली बार पता चला, जो भी हमारे यहाँ चीफ गेस्ट आए थे, कौन आए थे बचपन की बात याद नहीं, लेकिन जो भी आए थे तो उन्होंने मुझे इनाम तो दिया, क्योंकि अंधा मकाना राजा, मुझे अवार्ड दिया। लेकिन अवार्ड के साथ एक बात उन्होंने कही कि अगर ये कुछ शिक्षा पे आधारित होता, मैंने कुछ शिक्षाप्रद बातें होती जिससे लोगों को कुछ शिक्षा मिलती, अगर ऐसा प्ले किया होता तो और भी अच्छा होता। लेकिन उनको कौन समझाए कि ये जो मैंने किया है विदाउट मार्गदर्शन, जो अपनी सोच थी वो मैंने कर दिया। हम लोग के स्कूल में टीचर बताते भी नहीं थे क्या करना है, कैसा करना है। तो इस तरीके से हम लोग करके आगे बढ़े हैं, कोई बताने वाला नहीं, जो आपको मन में आ रहा है। कई बार हम लोग अपने प्ले में वो साला शब्द का भी यूज करते हैं, क्योंकि बचपन में लोग साला बहुत बोलता है ना, अरे साला ऐसे करके। तो वो चीफ गेस्ट को बुरा लगा होगा, तो उन्होंने थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया, तब मेरा ध्यान गया कि ओ मतलब हाँ, अच्छा, अच्छी चीजों को प्रस्तुत करना चाहिए, कुछ भी नहीं लेके चढ़ना चाहिए आदमी। जी। और पढ़ाई के अलावा क्या क्या किन किन चीजों में रुचि रही आपकी? जैसे कि देखिए, पढ़ाई के अलावा तो मैंने कह दिया, तो पिक्चर में बहुत दिखता था। भाग के जब जवाहर उच्च विद्यालय में पढ़ने गया महर्षिकूट में, तो वहाँ मैं सैटरडे को भागता ही था खगड़िया में पिक्चर देखने के लिए। मतलब स्कूल छोड़ करके? नहीं, स्कूल छोड़ता नहीं था। सैटरडे को जल्दी छुट्टी हो जाती थी। छुट्टी होने के बाद बस जैसे तैसे जो पहने हैं उसी में चले गए। कई बार तो जाड़े के मौसम में भी बदन पे कपड़ा नहीं है, अभी तो लोगों के पास पैसा है, कोट वोट सब, हम लोग के समय कहाँ होता था। बहुत ज़्यादा है तो आप अच्छे घर से, तो आपके पास एक शॉल होगा, लेकिन शॉल ओढ़ के अगर दिन में निकलेंगे तो टीचर पकड़ लेंगे, क्या बात है शॉल ओढ़ के जा रहा था, चोरी पकड़ी जाएगी। तो ऐसे ही चला जाता था, मैंने एक शर्ट पहने हैं और पैंट पहने हैं और चले गए खगड़िया। और वहाँ 2-3 शो पिक्चर हम देखे, और उसके बाद रात भर स्टेशन पे सोते थे उस ठंड में भी, बहुत, लिखने इतने शौकीन थे। तो उसका ये एक तो पिक्चर देखने का शौक था ही, और वही गाना बजाना अगर कहीं होगा तो उसको देखने जाते थे। लेकिन गाना बजाना का ऐसा कुछ था नहीं गांव से। मैं गाना बजाना अगर बोलिएगा तो उस टाइम वही बाईजी का नाच या वो लौंडा का नाच, यही 2 चीज होता था। तो उसी को देखने जाते थे, लेकिन उससे भी कुछ सीखने की कोशिश करते थे। मतलब हमेशा जहाँ भी रहे कि मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहे। हाँ, मेरी एक शुरू से एक अच्छी आदत क्या है कि मैं किसी में कमी नहीं निकालता हूँ। इसमें क्या अच्छा है, अगर मैं वो लौंडे का डांस भी देख रहा हूँ, इसमें क्या अच्छा है, ये और अच्छा क्या हो सकता है, मतलब उसमें बेहतर से बेहतर। हाँ, बाईजी का डांस देख रहा हूँ तो लोग बहुत कुछ देखते होंगे, मैं ये देखता था कि यार बड़ी अच्छी सिंगिंग है, बड़ा अच्छा डांस कर रही है, लेकिन और अच्छा किया जा सकता है, और अच्छा कैसे हो सकता है। तो ये जो चाहत थी वही, तो आपने कहा कि पढ़ाई,
और उसके बाद गाना बजाना और उसके बाद पिक्चर देखना। जनरली जब लोग कोई भी शो वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सब सिर्फ माइनस मार्किंग जो होता है, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं यार क्या गा रहा है क्या, मुझे लगा यार अच्छा तो गाया है, बहुत अच्छा है, और डांस कितना अच्छा है, लेकिन और अच्छा क्या हो सकता है। तो वो मैं सब दिन मेरे। और पारिवारिक जीवन कैसा रहा आपका, मतलब उस दौरान जैसे कि आपने बताया कि फर्स्ट टाइम मतलब सबसे परिवार में आगे की पढ़ाई आपने करी है, तो उनका कैसा सपोर्ट रहा आपको आगे बढ़ने के लिए, पेरेंट्स? देखिए, पढ़ाई लिखाई के मामले में तो सिर्फ इतना था कि मेरे बाबूजी सिर्फ इतना बोले हमको कि मैं चाहता हूं कि तुम इतना पढ़ो कि इतना कोई नहीं पढ़ा होगा, बस इतने हमारे बाबूजी बताए थे, और कुछ नहीं बताते थे क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट रखना है। और वो भी इसलिए कि हमारे गांव में एक बार गांव में ही हाई स्कूल खोला वहीं के लोगों ने, तो जैसे तैसे पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, तो गांव के लोग जो टीचर वगैरह थे वहाँ पे वो लोग आए मेरे बाबूजी को कहने कि आप अपने बेटे को, क्योंकि मेरा उस टाइम बड़ा नाम था पढ़ाई में, बचपन में बड़ा तेज पढ़ाई स्टूडेंट हुआ करता था, क्योंकि हमारे दरवाजे पे एक टीचर रहते थे, तो वो अच्छा पढ़ाते थे। शिक्षक के सानिध्य में ही? हाँ, वो हमारे अभी तो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय सत्यदेव मंडल जी हमारे प्रारंभिक गुरु कह लीजिए, हमारे दरवाजे पर रहते थे, बहुत अच्छे टीचर थे। गांव में इतना टीचर को नॉलेज नहीं होता है, और वो हर फन मौला थे, खेलते भी थे, खिलाते भी थे बच्चे को, और हर तरह की बात भी करते थे, हंसी मजाक भी करते थे। उनके सानिध्य में रहकर मैं थोड़ा सा तेज स्टूडेंट की गिनती में हुआ करता था। तो हाई स्कूल से लोग आए कि आप अपने बच्चे को हाई स्कूल में पढ़ाइए, इसी स्कूल में। तो उस टाइम हाई स्कूल की पढ़ाई कोई अच्छी थी ना, आज भी नहीं, आप तो हाई स्कूल है ही नहीं, खत्म हो गया। उस टाइम अच्छी पढ़ाई थी नहीं, तो बाबूजी बोले यार यहाँ कौन सी पढ़ाई है, हमें बेटा के यहाँ नहीं पढ़े, बाहर भेज। तो उसमें किसी ने ये बोल दिया कि तुम इतना उम्मीद करते हो अपने बेटे से, मतलब जो बाबूजी के बड़े भाई वगैरह उससे रिश्ते में हो गए, तो बोले कि तो उन्होंने एक बात कह दी थी कि इतना बेटे को पढ़ाने पर ध्यान दे रहे हो, मतलब देखबो तो बेटा मैट्रिक को पास नहीं करतो। तो ये जो बोलते ना मैट्रिक को पास नहीं करते हो, तो बाबूजी हमको बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुम इतना पढ़ो कि इस गाँव में कोई इतना नहीं पढ़ा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने एमकॉम किया, शायद उस टाइम मैं गांव का पहला एमकॉम स्टूडेंट रहा होगा। मैं रांची में पढ़ता था, कोई साथ में कर गया होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहला एमकॉम। हाँ, तो वो पिताजी की मर्जी थी। अब मेरी मर्जी तो, मेरा ध्यान तो गाने पर अटका हुआ था कि जल्दी से पिताजी की मर्जी पूरी करूं, उसके बाद मैं अपने गायकी में जाऊं। लेकिन मैंने एक चीज किया कि एमकॉम के बाद ही पूरी तरह से मैं इसमें कूदा, सिंगिंग में। तो आदर्श जो है किसे मानते हैं उस नहीं, एक बात और यहाँ बता देना ज्यादा जरूरी है कि जब मैं रांची गया, तो रांची में ब्लू पापा एंड पार्टी का बड़ा नाम था ऑर्केस्ट्रा में। अच्छा। तो जब मैं वहाँ गया, एमकॉम जो है आपने वहीं से करी है, तो उस दौरान जो है इस ऑर्केस्ट्रा सोच वगैरह होते? नहीं, सोच नहीं। पहले मैं जब कॉलेज में गया, इंटर में एडमिशन लिया, तो वहाँ गया तो वहाँ एनुअल फंक्शन हो रहा था। तो एनुअल फंक्शन में लोगों ने आके कहा, किसी स्टूडेंट ने कहा कि भाई एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो कौन कौन लड़का इसमें भाग लेगा, कौन कौन गाएगा। तो मैंने कहा मैं भी गाऊंगा, गाने की इच्छा तो होती थी, मैं भी गाऊंगा। तो मेरा नाम चढ़ गया। उसका उन्होंने पूछा क्या गाओगे? तो मैं इसमें बड़ा दिमाग लगाता हूँ। जब गांव के कार्यक्रम वगैरह मैं जाता था, गाता था, तो यहाँ मैं फिल्मी गीत गाता था, फिल्म के। और आपने आदर्श की बात कही, तो मैं किशोर दा के गाने को बहुत पसंद करता था, तो इधर मैं किशोर दा का गाना गाता था। वहां जब कहा कि क्या गाओगे, मैंने कहा बताऊंगा, पहले मैं रिहर्सल देखूंगा। सबका रिहर्सल में देखता था कि ज्यादा लोग क्या गा रहे, तो वहां फिल्मी लोग बहुत गाते थे। तो मैंने कहा यहाँ मैं फिल्मी गाऊंगा तो इस भीड़ में खो जाऊंगा। कॉमन तो यहाँ लोकगीत कोई नहीं गा रहा, चलो यहाँ लोकगीत गाते हैं, थोड़ा अलग लगेंगे। ये मेरा स्वभाव शुरू से रहा है कि मैं सबसे अलग दिखूं, सबसे अलग करूं, सबसे अच्छा करूं। तो वहां पे 2-3 दिन पहले मैंने रिहर्सल देखा। उसके बाद वो पूछे तुम क्या गाओगे, मैंने कहा नहीं भाई पहले मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा। 2-3 दिन रिहर्सल देखने के बाद मैंने कहा कि मैं लोकगीत गाऊंगा। तो वाह, तो लोकगीत मैंने गाया, और कोई कृषि संबंधी लोकगीत था, कहीं रेडियो पे मैंने सुना था। क्या था वो, अगर कुछ याद हो तो? नहीं, वो लोकगीत याद नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज जरूर याद है कि उसमें एक आलाप था, जैसे रामा हो, ऐसे जब आलाप मैंने लिया ना, तो यहाँ के लोग जब गाते, मैं यहाँ गाता था तो लोग सुनते थे, वहां जब मैंने आलाप लिया तो तालियां बजी, जोरदार तालियां।
मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि तालियां इधर लोग बजाते नहीं थे। ताली बजी तो मेरा हौसला बहुत बुलंद हो। कहते हैं कि जब कलाकारों के लिए जब तालियां बजती रहती तो बूस्ट अप होता हाँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद मुझे लगा नहीं, इधर मैं लोकगीत ही गाऊंगा। अच्छा, जब वहां से फिर मैं गाँव आता था, गाँव के कार्यक्रम में भाग लेता था, तो मैं किशोर दा का गाना गाता था और वहां जाता था फिर लोकगीत गाता था, क्योंकि वहां लोकगीत की पहचान ज्यादा है। इधर गाँव में फिल्मी गीत गाने वाले होते नहीं थे। अभी तो लोग ऑर्केस्ट्रा अगर खुल गया तो बहुत लोग गाने लगे। किशोर का सबसे फेवरेट जो है कौन सा रहा है? वैसे तो किशोर दा के बहुत सारे सभी गाने लगभग सदाबहार गीत हैं और आज भी गाए जाते हैं और गाए जाते रहेंगे। जो है ज्यादातर किन गानों को आप लाइक करते थे? देखिए, मैं जो भी गाता था बहुत ज्यादा प्रैक्टिस तो मैं करता नहीं था, क्योंकि हमारे पास इतने साधन तो था नहीं कि मैं टेप रिकॉर्डर है या ये है मैं सुन रहा हूँ। हम लोग गाते थे कैसे, उस जमाने में आपको गाना सुनने का एक ही साधन है कि जब किसी गांव में शादी होगी, नहीं एफएम रेडियो उतनी, हम लोग के पास इतना साधन नहीं था कि बाबूजी एफएम रेडियो खरीद के देंगे। वो कोई होता जो दिल्ली से पंजाब कमाता था तो वो रेडियो लेकर घूम रहा है, उसके गाना सुनिए। और हम लोगों के पास साधन एक ही था कि जब किसी गांव में लाउड स्पीकर बजा, जिसका समझ लीजिए उस गांव में शादी हो गई। किसी गांव से अगर गाने की आवाज आई, इसका मतलब उस गांव में किसी की शादी है। शादी में लाउड स्पीकर लोग बजाते थे। अब किसी गांव में लाउड स्पीकर लगा, हम दूसरे गांव में यहाँ से बैठ के, हम छत पे बैठ के कहीं सन्नाटा में खड़े हो गए, गाना सुनने क्या क्या बज रहा है। तो उस टाइम जो हम लोग सुनते थे, दीवानगी इस हद तक हाँ थी। हाँ, तो उस समय हम लोग को सबसे पहला जो किशोर दा का गाना लगा था, अच्छा, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। और उसके बाद ये गाना डॉन का अरे दीवाना, नहीं, खाए के पान बनारस वाला। और ये बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। उसमें के पगे घुंघरू बांधे मीरा नाची थी, टंग 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 टंग। ये म्यूजिक मुझे इतना अच्छा लगता था इसका। तो ये सब मैं जब मैं गाँव जाता था ना, तो मैंने कहा कि मुझे शुरू से आदत है कि मैं अलग दिखूं। तो जब ये फिल्म आई थी नमक हलाल, तो नमक हलाल में जो ड्रेस पहना था अमिताभ बच्चन साहब ने, वो ड्रेस मैं बनवाता था एक गीत के लिए। ड्रेस मैंने बनवा लिया, वो सब पगड़ी वगड़ी बांध लिया, जैसे अमिताभ बच्चन साहब बहुत बढ़िया, तो वो मैं थोड़ा सा कॉमेडी भी करता था और उसका वैसे ही स्टाइल में गाने की कोशिश करता था। एक गाना था, यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी, ये सुहाग फिल्म का। तो उसके लिए मैंने वर्दी बनवाया और टोपी, हाँ, उसका रिवॉल्वर रखा। और एक लड़के को, जैसे अमिताभ बच्चन साहब शशि कपूर साहब थे, तो एक लड़के को मैंने तैयार किया, तुम भी ऐसा करना, ऐसे हम एंट्री देंगे, ऐसे गाएंगे। एक गाना था, मैं हूँ दीवाना मुझको संभालो अपना बना। अभी तो अच्छा नहीं गाता हूँ क्योंकि उस टाइम थोड़ा तो प्रैक्टिस भी करता था, अभी तो प्रैक्टिस भी नहीं है। ऐसे उस टाइम में भी ऐसे ही था क्योंकि सुनने के लिए बहुत कुछ मिलता नहीं था। लेकिन अब वो जो मैं हूँ दीवाना मुझको संभालो अपना बना लो, तो उसमें मैं सुबह से वो दारू का बोतल बनाता था, उसमें पानी डाल दिया, थोड़ा रंग डाल दिया और बोतल, मतलब ओरिजिनल मिल नहीं रहा था क्या? नहीं, वो नहीं, उस टाइम इतना नहीं मिलता था। वो तो नीतीश बाबू ने ऐसा करवा दिया कि गाँव में मिलने लगा। नहीं तो हमने वो भी समय देखा है कि हमारे गाँव में हमारे एक जीजाजी आते थे, तो वो उनको सिगरेट पीने की मतलब आदत थी, तो सिगरेट खरीदने हम लोग दूसरे गांव में जाते थे। अब हमारे गांव में सिगरेट भी नहीं मिलता था, तो वो ऐसा नहीं था कि दारू आप ले लेंगे और ऐसे करेंगे, पीने वाले लोग मिलते नहीं थे। हाँ, कुछ लोग गांजा वांजा पीते थे, अलग बात है, भांग खाते थे, अलग बात है। दारू शराब तो हम लोगों ने तब जाना कि दारू, जब वो हम लोग के गाँव में कुछ लोग मिलिट्री में गए, वो लोग लेके आते थे, लोग पिलाते थे, तो हमने वो पानी वानी बनाया बोतल लेके और डांस कर करके गा रहे हैं, तो वो चीज लोगों को बहुत अच्छा लगता था। मेरा ये एक्टिंग के साथ जो मैं गाता था, तो ये मुझे लोगों को बहुत अच्छा लगता था। इधर मैं गाँव में ये करता था, और जब मैं उधर चला जाता था तो उधर एकदम लोक गायकी। तो एक्टिंग का भी शौक रहा है और कभी कुछ? हाँ, आपने एक सवाल पूछा ना, आदर्श। तो देखिए, आदर्श पहले तो मैं, चूंकि हमारी गाने की शुरुआत ही हुई और हमने किशोर दा का गाना हमको बहुत अच्छा लगता था, तो किशोर दा का गाना मैं गाता था। तो पहला आदर्श आप किशोर दा को मान लीजिए। उसके बाद फोक सिंगिंग में जब मैं आया तो वहां भी आपको किसी न किसी से तो प्रभावित होंगे, तभी गाएंगे। तो उन दिनों शारदा जी से बेस्ट कोई नहीं, क्योंकि कभी उन्होंने अश्लीलता नहीं की, बहुत अच्छे गीत गाए, तो शारदा जी को मैं अपना आदर्श मानता। हाँ, और एक्टिंग का नशा भी था, तो उसमें मैं अमिताभ बच्चन साहब को मानता हूँ। तो हमारे 3 आदर्श समझ लीजिए, एक्टिंग में अमिताभ बच्चन साहब, गायकी में किशोर दा, और
फोक सिंगिंग में शारदा जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, चुनौतियां क्या क्या रही सर? सुनील जी आप बताएंगे कि जैसे कि पढ़ाई के दौर से तो आ गया, जब आप आए एमकॉम करने के बाद किन किन चुनौतियों से आप? चुनौतियों से भरा तो जीवन ही रहा, क्योंकि आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़े लिखे को समझाना बहुत ईजी है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं उनको समझाना बहुत मुश्किल है। फिर भी माली हालात मतलब जो है उस समय क्या? नहीं, माली हालत जैसे देखिए, आर्थिक स्थिति ऐसी थी, बाधक रहा? आर्थिक स्थिति बाधक नहीं रहा था, आर्थिक स्थिति ने सहयोग भी नहीं किया जी। मतलब चूंकि बाबूजी आपको गाना बजाना समझते नहीं, तो गाना बजाने के लिए थोड़े आपको पैसा देंगे कि जाओ गाना बजाना करो, तो वो मतलब फालतू समय तो इतना ज्यादा क्रेज भी नहीं था, क्रेज था तो पहुंच नहीं थी जी। एक तो म्यूजिक को लोग समझते नहीं थे जी। और म्यूजिक को समझते नहीं थे, ये नहीं कि म्यूजिक को समझते थे कि ये बहुत ही खराब लोगों का काम है। अच्छा। ये अच्छे लोगों का काम ही नहीं है, माने जो लो ग्रेड के लोग होते हैं वो गाना बजाना करते हैं, ऐसा वो लोग मानते थे। लेकिन पुराने ख्यालात के। लेकिन जब मैं रांची गया, पहले तो चुनौतियों से भरा मैंने कि अब आप पढ़ाई कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, उसमें पढ़ाई में क्या क्या चुनौतियां थी। जब मैं किसी क्लास में जाता था, आप भी जाते, कोई भी जाता है, तो आपको 5, 6, 7 किताबें होती है, आप खरीदते हैं। तो जब मैं बाबूजी को बोलता था कि नए क्लास में गए तो किताब खरीदेंगे, तो बाबूजी आते थे किताब खरीदाना है, वो दुकान पे लेके जाते थे, एक किताब खरीदवाते थे, एक कोई बुक गणित दे दिया, चाहे कोई भी। तो हम समझते थे कि फिर बाद में 5 दिन 10 दिन बाद पैसा वैसा होगा तो फिर खरीदवाएंगे। तो फिर मैं बोलता था कि और किताब खरीदेंगे, तो वही दिन जो खरीदने वो पढ़ ले पूरा की मतलब मैंने एक किताब दियो, पूरा पढ़ लोगे तब ना दूसरी किताब खरीदोगे। तो सोच लीजिए कि मैंने पढ़ाई लिखाई के प्रति उन लोगों का कितना ये था। तो उस व्यवस्था में आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद गाने बजाने में ये है कि अगर कंपेयर किया जाए कि उस समय की पढ़ाई और आप अभी देखिए कि मतलब पूरी बैग भर करके बुक होता है, पूरा सिलेबस होता है, तो जस्ट कितना अजीब लग रहा होगा कि उस समय किस दौर से गुजरे। और आज जो है आपके खुद बच्चे हैं, तो वो भी क्या लगता है कि उनको भी इस तरह की बात आपने शेयर करी होगी अपने बच्चों से? हाँ, मैं बच्चे से ये कहानी बार बार बोलता हूँ। मेरे बाबूजी ने कहा था वो किताब पढ़ ले की तो काफी हंसी भी आती होगी और खूब बच्चे लोग हंसते हैं। कंपेयर किया जाए बहुत डिफरेंस आ गया। जी जी। नहीं, आजकल गार्जियन बहुत कोऑपरेट करते हैं, लेकिन मलाल तो मुझे फिर भी एक बात का है कि हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, ना तो उस समय की पढ़ाई को रियल जीवन से कोई मतलब था, ना आज की पढ़ाई को कोई रियल जीवन से मतलब है। हमारी जो पढ़ाई है वो माने इंडिया में तो 2% भी काम काज के लायक नहीं है, बेमतलब की डिग्री। अगर आप अकाउंट्स में भी, जो हम लोग पढ़े हैं एमकॉम में, तो जो अकाउंट्स हम लोग लिखते थे, जब आप रियल में अकाउंट्स लिखने जाएंगे तो उससे कोई मिलान नहीं। तो इसका मतलब ये बेकार है। मेरे कहने का, मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ, बच्चे हंसते हैं कभी कभी। मैं बच्चे, जैसे बच्चे आज के बहुत टेंशन में आ जाते हैं एग्जाम को लेके या लेके, तो मैं अपने बच्चे को क्या बोलता हूँ कि बेटा, ये जो तुम्हारी डिग्री है, ये जो पढ़ाई है, इसका तुम्हारे रियल जीवन से कोई मतलब नहीं। सिर्फ डिग्री के लिए तुम पढ़ रहे हो, इसलिए ज्यादा इसको बर्डन मत लेना। जीवन के दौर में आगे निकलने की कोशिश करो। क्योंकि मैं अपने क्लास में सबसे पीछे बैठता था जब मैं हाई स्कूल में गया। तो क्या मतलब, या पढ़ाई के डर से? नहीं, वहाँ जब गांव में हमारे टीचर साथ में थे तो मैं बहुत तेज स्टूडेंट की गिनती में था, लेकिन एक आदत लगी थी, कोई बोलेगा पढ़ना तब पढ़ेंगे। जब हाई स्कूल में गए तो वहाँ कोई बोलता ही नहीं था पढ़ने के लिए, तो वहाँ बहुत मैंने एकदम गोबर गणेश वाला स्टूडेंट हो गए, कुछ आता नहीं था, हम सबसे पीछे बैठते थे। तो उस वजह से एक बार मैट्रिक हम फेल भी कर गए। तो मैट्रिक फेल किए, लेकिन वो जो लड़के हमारे साथ जो तेज स्टूडेंट सब थे, हमारा स्कॉलरशिप वाले बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते थे, तो उसमें हमारे यहाँ तेज लड़के थे। वो उसने भी एक बार कह दिया था, तुम कभी मैट्रिक पास नहीं करोगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे दोबारा मैं मैट्रिक पास तो कर गया। लेकिन आज मैंने सुना है कि वो स्टूडेंट कहीं कहीं बोलता है कि यार मैं इतना तेज था, मैं क्या कर लिया, छले भर इतना आगे चला गया। तो मैं अपने बच्चे को ही बोलता हूँ कि ये जो पढ़ाई है, इसका रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ तुम डिग्री के लिए पढ़ रहे हो, इसलिए इसको इतना बर्डन मत लो। नंबर आए चाहे आए, कोई बच्चा, कोई हर बाप बोलता है अपने बच्चे को नंबर ज्यादा चाहिए, मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए नंबर उम्र, हंसते खेलते हुए पढ़ो, क्योंकि इसका रियल लाइफ से कोई फायदा नहीं है। तुम ये सोचो कि मेरा नाम कैसे होगा। हम अपने बच्चों को अभी से कहते हैं कि तुम 2 घंटा एक्सरसाइज करो, वो तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर 2 घंटा एक्सरसाइज करोगे, तुम्हारा बॉडी, कभी तुम कितना भी काम करोगे, हार्डवर्क करोगे, थकोगे नहीं। 8 घंटे सो जरूर, खेलो जरूर 1-2 घंटे, क्योंकि वो तो हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई हो प्रैक्टिकल लाइफ वाला। गाना सीखो और जिस चीज का शौक है वो सीखो, खाली डिग्री के लिए। बच्चे भी इस और है। बच्चे को मैंने फ्री किया, तो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ गाने नहीं, मैंने मेरी वाइफ को लगता था इतना परसेंट, तो मैंने अभी वाइफ को बोला कि परसेंटेज वगैरह मत देखिए, ये देखिए कि आपका बच्चा कहाँ तक जाता है। शादी
देखिए शादी मैंने बिल्कुल पिताजी की मर्जी से की है, अरेंज मैरिज मेरा है। अच्छा। बल्कि ये कहें कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई वो उनको मैं पसंद भी नहीं करता था, मैं शादी करना भी नहीं चाहता था। लेकिन शादी नहीं करना चाहते थे और पसंद करना दूसरी चीज है। हाँ नहीं मतलब नहीं शादी मतलब वहां पे शादी नहीं करना चाहता था जहां मेरी शादी हुई। लेकिन जब लड़की का प्रस्ताव आता है तो फोटो वोटो लेकर लोग आते हैं, तो फोटो मेरी माँ को बड़ा अच्छा लगा और मेरी माँ ने अपने घर में फोटो टांग दिया। तो वो 3-4 साल तक 3.5 साल तक बात चल रही थी और मेरी माँ रोज फोटो लगा के रखती थी। कोई भी आता था तो मेरी माँ दिखा दी। लंबा पीरियड, मतलब शादी की बात 3.5 साल, 3.5 वर्षों तक चली। मैं भागते रहता था, मुझे नहीं करनी है, वहां पे शादी नहीं करनी, कहीं और अच्छी जगह से ऑफर आएगा तो करूंगा। देख लिए थे उस समय? नहीं देखे नहीं थे, लेकिन एक आपका जो सपना होता है ना कि ऐसी बीवी ऐसा, वो सब मुझे ड्रीम गर्ल टाइप की नहीं थी। लेकिन मेरे 3.5 साल के बाद मेरे अंदर का श्रवण कुमार जगा। अच्छा। यार मेरी माँ को जो लड़की पसंद है, क्या मैं माँ को खुश नहीं कर सकता हूँ? अगर माँ को पसंद है तो माँ की मर्जी से करनी चाहिए। अच्छा, फैमिली में आप मतलब एक ही पुत्र थे? नहीं, हम 5 भाई। तो मेरे से बड़े एक भाई हैं और मेरे से बड़े छोटे 3 हैं। तो अचानक मेरे अंदर का जब श्रवण कुमार जगा तो 3.5 साल से जो मामला अटका हुआ था, मैं खुद गया वहां पे। मैंने कहा ठीक है, आपकी बेटी से आपकी बहन से मैं शादी करूंगा। मेरे अंदर का श्रवण कुमार हिलोरे मारने लग गया और मैंने शादी की। सबको बहुत खुशी हुई, मेरे पिताजी को, माँ को, सबको बहुत। तो शादी के बाद फिर वो लड़की पसंद आई या नहीं? नहीं, शादी के बाद तो लगता है कि मैंने वो मेरे लिए ही बनी थी और अगर मैं दूसरी जगह शादी करता तो शायद मैं राजायक बन भी नहीं पाता। वाह। क्योंकि वो क्या है ना, बहुत कोऑपरेट करती है। चूंकि देखिए लोग कहते हैं ना कि माँ पिताजी अरेंज मैरिज, तो अरेंज मैरिज जो माँ पिताजी की जो पसंद होती है वो लाजवाब, उसका कोई जवाब ही नहीं। शायद मैं अपने से इतना अच्छा पसंद कर ही नहीं पाता। तो वो मैंने मेरी वाइफ ने मुझे आज तक के जीवन में कभी डिस्टर्ब नहीं किया, बहुत कोऑपरेट करती है। किस चीज को, मतलब किस प्रथा को बढ़ावा देंगे? मतलब अरेंज जो पेरेंट्स की मर्जी से हो या लव मैरिज? देखिए मैं एक चीज तो हर आदमी को कहता हूं कि माता पिता का विरोध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सामंजस्य स्थापित कीजिए, या तो आप अपनी बात माता पिता को समझा लीजिए, लेकिन माता पिता के विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं क्या सोचता हूं कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से माता पिता का सपना होता है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। और शादी का भी माता पिता सपना देखते हैं, मेरा बेटा ऐसे पढ़ेगा, फिर मेरा बेटा ऐसे शादी करेगा, हम ऐसी बहू लाएंगे। और जब आप भाग पड़ा के या कुछ अपनी मर्जी से कर देते तो माता पिता का तो दिल का अरमान टूट जाता है। तो इसलिए मैं ये कहूँ, ठीक है, अगर आपको कोई लड़की पसंद है और माता पिता राजी हो जाए तब ठीक है, करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता का विरोध करके शादी नहीं करनी चाहिए। वो बददुआएं लगती है और लोग को पसंद नहीं है, फिर समाज से लड़ाई करो या फिर उसका लाइफ मतलब ज्यादा नहीं ज्यादा। और दूसरी बात, लव मैरिज कम सक्सेस होता है, क्योंकि वो क्या है ना कि लड़की भी जानती है कि लड़का हमको कैसे प्रपोज किया था, इसमें ये कलाकारी है प्रपोज करने वाला, तो मेरे अलावा भी कहीं जाकर प्रपोज करता होगा। क्योंकि आप सिंगिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कई सारे ऐसे सिंगर से आप जान पहचान है आपकी, तो उन लोगों की लाइफ को भी देखा आपने। तो ज्यादातर क्या लग रहा है कि जो पुराने ख्यालात के थे या पुराने दौर के थे, तो उनका तो अरेंज, नए दौर में देखते हैं कि लव मैरिज या फिर होता है, तो क्या लग रहा है कि सक्सेस नहीं हो पा रहा है? हाँ देखिए ना, हमारे मित्र मनोज तिवारी जी ने शादी की थी, जो बीच में मैंने सुना कि सब डिस्कनेक्ट हो गया मामला। अभी क्या हाल है पता नहीं। तो मेरे एक मित्र और मंत्री बने विनय बिहारी जी, उन्होंने भी लव मैरिज की थी। बीच में जो खबरें आती है कि थोड़ा खटपट होते रहता है। अच्छा। चल रहा है, सब अच्छा है। आपका लेकिन ठीक है? नहीं, मेरा तो कभी, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि कलाकार जितना भी होगा, हमारे समकक्ष जितने भी कलाकार होंगे, मैं सबसे अच्छा दाम्पत्य जीवन जी रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा अच्छा पारिवारिक जीवन जी रहा हूँ। फैमिली कहाँ, गांव में? फैमिली बॉम्बे में। हाँ। और फिर आपके पेरेंट्स? माता पिता यहाँ गांव में पौरा, माँ तो नहीं है, 2013 में उनका देहांत हो गया। हाँ। और उसके पिताजी हैं और भरा पूरा परिवार है। 5 भाई हैं हम लोग, तो एक बहन भी है। बाकी मेरे पिताजी 4 भाई, तो एक बड़ा सा परिवार है। बच्चे आपके? मेरे बच्चे 2, एक बेटी, बिटिया सरगम बिहारी, बेटा शिवम बिहारी। शिवम का तो लोगों ने, मेरे चाहने वाले जितने हैं सब लोग जानते हैं, शिवम बहुत अच्छा गाता है, शिवम बहुत अच्छा डांस भी करता है, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करता है। और सरगम के भी कई एल्बम्स निकले हैं। बाद में लगा कि सरगम को इंटरेस्ट नहीं है गाने बजाने में,
तो इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से फिर उसको मैंने ड्रॉप कर दिया कि ठीक है तुमको जो जिसमें इंटरेस्ट हो वो करो। अभी मैं देख रहा हूँ फिर उसका इंटरेस्ट जगह आजकल खूब रिहर्सल वगैरह करती, 2-2 ढाई घंटे तक रियाज करती। तो मुझे लगा कि अब रियाज कर रही तो इसी को भी कमाऊंगा। तो सुनील जी, जो है कटिहार आगमन कैसे हुआ आपका? देखिए कटिहार तो कई बार आए, इससे पहले भी कार्यक्रम वगैरह के सिलसिले में कई बार आया हूँ, लेकिन अभी मैं धमारा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई 2013 में, तो वहाँ पे मैं 9 दिनों तक मैंने अनशन किया उन लोगों को मुआवजा दिलवाने के लिए। और धमारा जो स्टेशन है ना, वहाँ पर 1981 में भी एक बार ट्रेन दुर्घटना हुई थी। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने कहा था कि तो पूरा का पूरा ट्रेन ही शायद कोसी में हाँ, मतलब तो उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने घोषणा की थी कि वो जो मतलब मानसी से जो सहरसा को ट्रेन रूट जो जाती है, वहाँ बीच में उसके बराबर में रोड भी है, लेकिन बीच में 7-8 किलोमीटर रोड नहीं है, वो पुलिया नदी की वजह से। तो इंदिरा जी ने कहा था कि इसको रोड से जोड़ा जाए, और वो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो मैं 9 दिनों तक अनशन पे बैठा कि ये रोड बनवाई जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास ट्रेन के अलावा कोई साधन नहीं है और बहुत ओवर क्राउडेड एरिया है। तो मैंने डिमांड किया, सरकार ने लिखित आश्वासन दिया कि इसको 6 महीने के अंदर हम लोग शुरू कर देंगे काम, और आज तक जो जहाँ था वहीं हो। हम लोगों ने जो डिमांड किया उसका कुछ भी पूरा नहीं हुआ। सिर्फ इतना हुआ कि धमारा स्टेशन पे एक आध ओवरब्रिज बन गया, थोड़ा मोड़ा खर्चा किया, 3-4 करोड़ किया होगा, मैंने 4 करोड़ किया होगा। तो मतलब थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, वो 3-4 करोड़ का फंड आया, तो उसमें तो 2 करोड़ तो चला गया, पेट में चला गया होगा, तो समझ लीजिए 1-2 करोड़ बंटवारा हो गया। तो इतना काम हुआ। और उसके बाद तो ऐसे सिस्टम के खिलाफ जो है, हाँ नहीं, मैं बता दूं, वहीं पे विक्टर झा जी से मुलाकात हुई थी। अच्छा। तो ये जब हम लोग वहाँ पे अनशन पे बैठे थे, तो मुझे किसी ने मिलवाया कि ये विक्टर झा जी हैं जो कटिहार से आए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई खगड़िया के लोग कर रहे हैं अनशन, तो बड़ी बात, ठीक बात है, कटिहार से क्यों आए? तो बोले कि नहीं ये लोग ऐसा करते हैं, एक तो आम आदमी पार्टी में है, और इन लोग ऐसा करते हैं कोऑपरेट में, तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने आग्रह किया कि भैया हमारे यहाँ उस टाइम बाढ़ भी बहुत आई थी, तो थोड़ा हमारा एरिया बाढ़ पीड़ित एरिया है, देखते आप। तो मैं देखने आया था, तो मैंने उसी टाइम कहा था कि कुछ इन लोगों के लिए करना चाहिए। विक्टर जी हम लोग प्लान किए थे, तो प्लानिंग, लेकिन यहाँ तो इतना चुनाव ही होता है ना, कि जो ही हम लोग कुछ करने लगेंगे तो लोग बोलेगा चला फिर चुनाव लड़ रहा है। इसलिए तो हम कोशिश क्या करते हैं कि ऐसे समय में करो जब चुनाव नहीं हो, तो वो मामला टलते गया। अभी जब इन्होंने, विक्टर जी ने कहा कि यहाँ जो विस्थापितों के लिए पुनर्वास के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आपका सहयोग चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं करूंगा। तो मैं आया, और 20 तारीख से था, मैं 19 को ही आ गया, और 19 से रेगुलर मैं बैठ रहा हूँ। अभी मैं यहाँ हूँ, तभी अभी वो जगह छोड़ी है मैंने, वरना मैं बैठा रहता हूँ। अच्छा, जो है क्या लग रहा है कि ये जो आमरण अनशन है जी, काफी हद तक बहुत सारे लोग हैं इसमें, कई विस्थापित परिवार, और रियल में जो मुद्दा लेकर के विक्टर झा बैठे हैं, बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है, और कई सारे लोग हैं, पीड़ित हैं, हजारों की संख्या में लोग अपना घर बार सब कहते हैं, जैसे कि आप उस चीज को आप झेले हुए हैं। जी, आप जिस क्षेत्र से हैं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, और जिन क्षेत्र का मुद्दा लेकर के विक्टर झा बैठे हैं पुनर्वास संघर्ष समिति बैनर तले, तो निश्चित रूप से सेम उस चीज को आप भी फील कर रहे हैं, और ये भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो कटाव से लोग पीड़ित हैं, और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए निश्चित रूप से। खैर, आमरण अनशन जारी है, और आगे नहीं, आपने कहा आप क्या सोचते हैं, तो मुझसे कई पत्रकारों ने पूछा कि अगर नहीं पूरा हुआ तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं नेगेटिव व्यक्ति नहीं हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। अब ये तो शासन प्रशासन सरकार सबको एक आदत सी लगी हुई कि जब तक आप मांगेंगे नहीं मिलेगा नहीं। इनके लिए भी शायद आपने कुछ गाने वगैरह तैयार जी नीतीश बाबू के लिए, क्या तो सुनना चाहेंगे? वो मैंने क्या, कहिया होते पुनर्वास, टूटी रहलो छे आस, कहिया होते पुनर्वास, टूटी रहलो छे आस, कहिया होते पुनर्वास, टूटी रहलो छे आस, जल्दी पुनर्वास कराए दहो, एहो नीतीश बाबू, एहो सुशासन बाबू, उजड़ल गौआ के बसाए दहो, एहो सुशासन बाबू, उजड़ल घरवा के बसाए दहो। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ प्रशासन से भी
और सरकार से भी विनम्र प्रार्थना कि जरूर होना चाहिए। और अभी सुने कि प्रशासन ने आंकड़ा लगाया है कि 4,004 विस्थापित परिवारों को। ये तो हो ही नहीं सकता 100 दिन के अंदर आज क्या 100 दिन के 100 दिन के अंदर जो है जिसका हुआ उसको कटाव, जो पीड़ित हैं उनको जमीन मुहैया करा कर जो है इस तरह। अच्छा, इसलिए हाँ नहीं, तब तो सरकार ठीक होगा, 100 दिन के अंदर इतने हुए होंगे। लेकिन विक्टर जी मांग रहे हैं कितने साल पीछे, 2-4-5 साल पहले से, है ना। हाँ, क्योंकि उन लोगों को जैसे अभी यहाँ पर आके मैंने एक चीज देखा कि यहाँ आने के बाद मेरा ध्यान आंकड़ा है कि मतलब विस्थापित और भी ज्यादा है। हाँ। सरकारी आंकड़ा कम है, विस्थापित परिवार ज्यादा है। हाँ, सरकारी एक अस्थायी समाधान होना चाहिए। जी। तो मैंने यहाँ आने के बाद देखा कि हमारे घर के सामने, मैं तो खुद विस्थापित हूँ, तो हम लोगों ने तो कभी चलो मांगा नहीं, क्योंकि हमारे पास जमीन थी, हम वहाँ घर कटा तो हम दूसरे घर बना लिए। लेकिन आज भी जब मैं यहाँ बैठा तो मेरी वाइफ ने वहाँ से फोन करके बताया कि आप कटिहार के लोगों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कटिहार में आपको अपने घर के सामने नहीं दिखाई देता कि बांध पर जितने लोग बसे हैं सब विस्थापित हैं। मैंने कहा अरे यार, मेरे को कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बांध, मेरे घर के सामने जो बांध है, पूरे बांध पे आज 96 में हमारा गांव कटा था। तो आप समझ लीजिए कि 96 से वो 4 साल, वो इधर 20 सालों से लोग वहाँ पे बांध पे हैं। मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया था। मैंने सोचा कि यहाँ से जाके मैं भी अब वो फाइल खुलवाऊंगा कि भाई इन लोगों को क्यों नहीं मिला। और देखिए, सरकार के पास बहुत फंड है, लेकिन पता नहीं सरकार तो खर्च करना ही नहीं चाहती है, देना ही नहीं चाहती। पता नहीं, उनको लगता है कि मेरा पैसा जा रहा है, जो जिनको तो कैसे, मतलब इस बात को कैसे जाहिर करेंगे आप जो है आवाम से, सरकार से, चूँकि उगा करके कई सारे आपने इस पर कमेंट भी आपने करी है, कई जो है गीत लिखे। नहीं, मैं तो 99 के बाद जितना भी कैसेट गाया मैंने, सब कैसेट में मैंने कुछ इस तरह के गाने जरूर गाए जो समाज में जो कुरीति है उसको खत्म किया जाए। मैंने ये भी गाया, भीख नहीं हमरा निदान चाहिए। जब 2008 के बाढ़ में मैंने पढ़ा अखबार वगैरह में, या कि 13,000 करोड़ या कुछ ऐसा रिलीफ वगैरह बांटा गया, तो मुझे बड़ा लगा कि यार 13,000 करोड़ बांट दिया गया, और लगभग ये हर साल का होता है। तो मुझे लगा कि सरकार को क्या ये समझ में नहीं आता कि आप एक साल में बिहार में 13,000 करोड़ बांट दिए, इसी तरह से सभी जगहों पे होता है। इन पैसों को जमा करके इसका अस्थायी समाधान किया जाए। मैंने उस पर एक गीत गाया था, भीख नहीं हमारा निदान चाहिए, भीख नहीं हमारा निदान चाहिए, बाढ़ के अस्थायी समाधान चाहिए, भीख नहीं हमारा निदान चाहिए, बाढ़ के अस्थायी समाधान चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि जितना आप खर्च कर देते हैं ये रिलीफ बांटने में, ये घर बनाने में, कंबल और प्लास्टिक है, क्योंकि एट ए टाइम अगर इस तरह की नौबत नहीं, वो तो ठीक है एट ए टाइम, लेकिन नहीं, जब वो चीज खत्म हो जाए उसके बाद आप भी भूल जाते हैं ना। उसके बाद जब वो चीज खत्म हो जाए उसके बाद सोचिए ना कि भाई इसका आगे साल बाढ़ नहीं आए। लेकिन कभी सरकार सोचती ही नहीं। अटल जी थे तो अटल जी ने सोचा था, लेकिन अटल जी का जो भी पीरियड रहा तो बहुत लाजवाब रहा, लेकिन एक ही बार में सब कुछ होगा नहीं। उसके बाद से तो फिर इस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, नदियों को जोड़ने का, बाढ़ को रोकने का किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत महत्वपूर्ण काम है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार भी जानते हैं ये जो चुनाव जो है, अलग अलग जो चुनाव होते हैं, तो सरकार भी हमेशा चुनाव में व्यस्त रहती है, और चुनाव को देख के ही डिसीजन लेती है कि अभी क्या करें जो हमको वोट मिल जाए, अभी क्या स्टेटमेंट दे जो एक जाति विशेष का लोग हमको समर्थन कर दे, एक समुदाय विशेष का लोग हमको समर्थन कर दे। हाँ, वोट की राजनीति में चल रहा है, विकास की राजनीति नहीं चल रही। अगर वो साथ के साथ एक साथ जैसे MLA MP का हो जाए चुनाव, तब 5 साल तक पूरा हिंदुस्तान काम में लगा रहेगा, 4.5 साल तक तो जरूर लगा रहेगा। अभी क्या, अभी उस स्टेट में, अभी उस स्टेट में, तो हर हमेशा चुनाव ही चलते रहता है। और कार्यक्रम को लेकर के मतलब जहाँ तहाँ हर जगह आपके शोज ऑर्गेनाइज होते होंगे, कहाँ कहाँ, जैसे आप भारत से नहीं, इंडिया में तो सब जगह जाते हैं, इंडिया के बाहर भी जाते हैं हम। कहाँ कहाँ हम लोग अभी कतर गए थे, कतर में प्रोग्राम किया, बहुत मजा आया। मतलब हिंदुस्तान में इतना मजा नहीं आता। कतर तो मुस्लिम कंट्री है, हाँ, तो वहाँ किस टाइप के गाने जो है वहाँ? यही अपना अंगिका 6 भाषा। हाँ, सासू बीड़ी ससुर गांजा देवर पिए छे भांग, मुहे से अपन गोली चलावे, देह में नहीं छे समांग, बोलो भैया राम राम, यह सब गाना गाबी छी वहाँ भी। अच्छा। बाहर में तो मतलब कतर में यहाँ थोड़ा हिंदियो बोल रहे ना, बाहर में एकदम खाली छै क्योंकि वहाँ तो हम अंगिका का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं ना, तो वहाँ तो हिंदी बातें नहीं करने का, एकदम छै की हाल छै हो, सब बढ़िया छै ना, और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है
कि वो हाय वाह बोलने वाला आदमी, कतरी भाषा में बात करने वाला, और वहां पर छह हो रहा तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमारा शो तो जैसे मेरा शो कहीं भी होगा, चाहे दुनिया की किसी इसका कोई अपना ट्रुप आपने बनाया, बैंड बनाया होगा या कुछ? बैंड तो मेरा क्या है ना, जब से मैं गायकी में आया हूँ, जब से मेरा प्यार का बुखार कैसेट हिट हुआ, तब से मेरा एक ही बैंड है। उसको मैं देश में भी उसी बैंड के साथ करता हूँ और विदेश भी जाता हूँ तो वही मेरा बैंड। सबसे पहला एल्बम आपका कौन सा रहा? देखिए पहला एल्बम रहा हम हैं छैला बिहारी, जो मैंने वही गीत पहले रिकॉर्ड किया था, जो बांग्ला में आपने। उसमें नहीं, वो उसमें बंगला भी है, पंजाबी है, मिक्स मैंने करके। हम हैं छैला बिहारी में सबसे ज्यादा मतलब उस एल्बम में कौन सा मुख्य रहा? वही गीत हम हैं छैला बिहारी, टाइटल सॉन्ग ही ज्यादा चला, लेकिन वो इतना बिग हिट नहीं हुआ था। वो पंजाब में अच्छा चला क्योंकि जिस कंपनी से मैंने गाया था सोनोटन, उसका पंजाब में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था, दिल्ली में अच्छा था। और बिहार में, चूंकि संयुक्त बिहार में रांची रहता था, तो रांची के मैंने डीलरों को बोला था, तो रांची का डीलर मंगवाया था उसको, तो रांची में भी ठीक चला, और खगड़िया का मैं रहने वाला था, खगड़िया में भी ठीक चला। कुल मिला के अभी तक कितने टोटल एल्बम जो है? एल्बम तो 200 से ज्यादा जी। सबसे अधिक टीआरपी किस एल्बम को मिला? सबसे अधिक जो है जैसे प्यार के बुखार तो बहुत जबरदस्त बिका, क्योंकि मैंने 1 लाख बोला था कंपनी को, मैंने ऐसा बोला था जब प्लानिंग चल रही थी कि अगर 1 लाख से कम बिकेगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। बाद में उस कंपनी के मालिक ने कहा कि 24 लाख पीस बिका। तो मतलब खुदकुशी डर से या फिर रियल में उसमें बात थी? नहीं, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, मैंने तो बहुत प्लानिंग उससे कुछ सुनना चाहेंगे? एक तो मैंने सुनाया उसका, दियरा पर फूलल कचनार, चले चले गंगा के पार, दियरा पर फूलल कचनार, चले चले गंगा के पार, लागल छे प्यार के बुखार, चले चले गंगा के पार, लागल छे प्यार के बुखार, चले चले गंगा के पार। यही मैंने टाइटल रखा था, प्यार के बुखार, क्योंकि मैंने अट्रैक्टिव टाइटल है इसलिए, लेकिन गाने बड़े मर्मस्पर्शी से, सासू बीड़ी ससुर गागा, देवर पिए छे भांग, मुहे सयापन गोली चलावे, मुहे सयापन गोली चलावे, देह में नहीं छे समांग, बोलो भैया रामे राम, रामे राम सीताराम, सैया दारू पी के लोगड़ल खेत में। और देखिए आज से 21 साल पहले कैसेट मैंने गाया था, मैंने लिखा था इसका गीत, और तृप्ति जी ने गाया था, लेकिन उस टाइम मैंने देखिए एक अंतरा कैसे लिखा था लास्ट का, कि कहे छे आपन छैला बिहारी, पियो ने गांजा भांग, पौरा वाला हंसी उड़ावे, पौरा वाला हंसी उड़ावे, की करिए भगवान, बोलो भैया रामे राम, रामे राम सीताराम, सैया दारू पी के लोगड़ल खेत में। तो आज से 21 साल पहले नीतीश बाबू जो है शराबबंदी भी कर दिए, और आप जो है गांजा भांग भी बंद करवा जो अपने गीत के माध्यम से बंद कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट रूप से जो है नशा मुक्त करना है। जी बिल्कुल, मैं तो नीतीश जी के इस कार्य का अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी कार्य का समर्थन करता हूँ तो यही शराबबंदी। हाँ, लेकिन ये भी है बात है कि शराब बढ़ाया भी इन्होंने ही था, इससे पहले इतना शराब गली गली में गाँव में नहीं बिकता था, तो नीतीश जी ने बढ़ाया भी था, इसलिए उनको परेशानी भी हो रही कम करने में। अच्छा होता कि इसको बढ़ाते ही नहीं, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, लोगों से गलतियां होती है, हाँ लोगों से गलतियां होती है। अभी उन्होंने बढ़ा दिया था, अभी कम कर रहे हैं, तो मैं इस बात का बहुत समर्थन करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये कार्य नीतीश जी का। और जो है चलते चलते कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ जानना था, लेकिन समय सीमा है, तो हम चाहेंगे कि युवाओं को क्या संदेश देंगे, कैसे उनको इस क्षेत्र में अगर सपोर्ट को जाना चाहते हैं युवा, तो कैसे उस क्षेत्र में जाएं, और क्या सपोर्ट आपकी ओर से मिलेगा? देखिए, मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोगों को कोई बैकग्राउंड नहीं मिला, पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिला, इसके बावजूद अगर इतना नाम कमाया है, तो उसका राज यही है कि मैं किसी भी काम को बड़ी तन्मयता के साथ करता हूँ, आधे मन से नहीं करता हूँ। जैसे मैं प्रोग्राम भी करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं, माउथ पब्लिसिटी है कि बेस्ट परफॉर्मर है, क्योंकि मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैं फांकीबाजी नहीं करता हूँ। मुझे बड़ा तकलीफ होती है जब प्रशासन वाला प्रोग्राम आके बंद करा देता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मैं इन लोगों को पूरा झुमाना था, पूरा पेट ना भर जाए, तब तक प्रोग्राम मेरा चलना चाहिए, जबकि कलाकार सोचते हैं कि भले एक दो गाना गा के भाग जाए, तो यही फांकीबाजी होता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आपको संसाधन क्या मिला है नहीं मिला है उससे मतलब नहीं है, आप में अगर आप अपने काम को पूरी तन्मयता के साथ करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे।
तो युवाओं के लिए तो ये संदेश है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैं आज नाम कमा लिया, आज जो मैं ऐसे कार्यक्रमों में जाता हूँ, समाज सेवी वाला कार्यक्रमों में, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि छैला बिहारी ऐसा क्यों करता है। तो समाज सेवा के क्षेत्र में तो मुझे ऐसा लगता है कि मान लिया जब मैंने जो गाना गाया, मेरे गाने को लोग 20 रुपया खरीद के और मुझे स्टार बनाया, उनके सहयोग के बगैर तो मैं कुछ था नहीं। मैं पौरा का एक छोटा सा बच्चा, लेकिन उस छैला बिहारी किसने बनाया? आपने बनाया, मेरे चाहने वालों ने बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी उनके प्रति फर्ज है, और इसीलिए मैंने खगड़िया को पैकेज दिलवाया। खगड़िया में मैंने 25 दिनों की पदयात्रा करते हुए मैं नीतीश कुमार जी के पास गया था। मेरी वाइफ उस टाइम जिला पार्षद थी, तो 25 दिनों की पदयात्रा करके मैं नीतीश कुमार जी से मैंने खगड़िया को पैकेज दिलवाया 750 करोड़ का। नहीं, हमको 750 करोड़ बोला था, क्षेत्र में आके 307 करोड़ दिया। और उसके बाद से मैं लगातार इस ओर लगा रहता हूँ। अभी मैं फिर यहाँ से जाके अगले साल में मैं बैठूंगा अभी भूख हड़ताल पे खगड़िया में, क्योंकि मैं जब से मेरी वाइफ जिला पार्षद बनी 2006, तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे गांव में सड़क बने, और आज भी मैं सड़क बनवाने में कामयाबी मुझे नहीं मिली, जबकि मैं नीतीश कुमार जी से 3 बार मिल चुका हूँ सड़क को लेकर, और वो हर बार आते जितना जल्दी बना दो, जल्दी बना दो, जल्दी बना दो। आज तक नहीं 12-13 साल हो गए जब मैं लगा हुआ सड़क बनवाने के लिए, अभी तक सड़क नहीं बनी। हाँ, 3 बार मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद एक बात हुई कि हमारे घर पे, वो भी जब मैं अभी चुनाव में आने से पहले मैं गया था, कि मैंने कहा था कि आप तो कहे थे कि जब तक हर गांव में बिजली नहीं लगाऊंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा, तो हमारे गांव में बिजली नहीं लगी तो आप वोट कैसे मांगने जाइएगा? तो आनंद फानंद में हमारे घर पे बिजली लगवा दिया। मेरे गांव में, पूरे गांव में आज भी बिजली नहीं है। तो ये स्थिति है कि छैला बिहारी का गांव जो खगड़िया में पौरा गांव है, वहाँ आज भी 8 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। मेरी कोशिशों के बावजूद मैं तमाम ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू थे, उनसे भी मैं मिला, उनको भी मैंने अर्जी दी। उसके बाद त्यागी साहब थे, केसी त्यागी ऐसे करके, नहीं सॉरी केसी त्यागी ने, गलत मैं बोलूं, एक राजस्थान के थे, उनसे भी मैं मिला। और उसका बिहार के तो जितने मंत्री थे मैं सबसे मिला हूँ इस हाँ, सड़क को लेके, बिजली को लेके। लेकिन मामला जस का तस आज भी वैसा ही है। देखिए, ये सब तो खाली ढोल पिटा जाता है, सुशासन सुशासन सुशासन। जमीनी सच्चाई कुछ नहीं है। जो जिस हाल में था उसी हाल में है, और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि 70 साल आज़ाद, देश को आज़ाद हुए हो गए, आज भी जब 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश के तमाम पॉलिटिशियंस को खुदकुशी कर लेना चाहिए, और राहुल गांधी को तो जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा। और राहुल गांधी को तो वोट मांगने का कोई हक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के परिवार ने इस देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। 70वें साल में भी 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके माध्यम से, केबीसी चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं हम भी दोषी हैं। जब चुनाव आता है तो हम अपने जात को खोजने लगते हैं, इसीलिए हमारा विकास नहीं हुआ। धर्म के नाम, जब हम व्यक्ति को चुनेंगे, जब हम एक अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे जात पात से ऊपर उठ के, उस दिन हमारा विकास होने लगेगा। लेकिन खैर, इतनी बातें हुई, लेकिन भाई मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी इन चीजों से उठ के काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से तमाम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। रहा जहां तक नोटबंदी का, लोग बोलते हैं बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो जब कैंसर होता है, जब ऑपरेशन होगा तो कितना प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब आप क्योर हो जाएंगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये बीमारी जो है ना, उसका इलाज चल रहा है। इस बीमारी के बाद जब हिंदुस्तान वापस आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, कुछ लोग ये भी बोलते हैं भ्रष्टाचार मिट गया क्या, तो पकड़ा कैसे रहा है? अरे भाई, पकड़ा रहा है, इससे पहले नहीं पकड़ाता था ना। अभी बैंक वाले भी जा रहे हैं, नया नोट दे दिया तो सब जेल जा रहे हैं, रोज पकड़ा रहा है। रोज पीएमओ 50-60 फोन जाते हैं पब्लिक के, और पब्लिक को भी धन्यवाद देना पड़ेगा। हाँ, रोज 10-5 लोग करोड़ों नोट के साथ पकड़ा रहे। मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, जात पात से उठ के सपोर्ट करना चाहिए, अगर देश को बनाना है तो। चलिए, चलते चलते कुछ आपसे सुनना चाहेंगे। अच्छा, सुनना चाहेंगे, चलिए। चाहे हो के लाठी भाला, चाहे गोली बारी, राजकाज के बतिया में भी हम सबसे अगाड़ी। चाहे हो के लाठी भाला, चाहे गोली बारी, राजकाज के बतिया में भी हम सबसे अगाड़ी। देखन में या नारी, लेकिन हो खेला खिलाड़ी। एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी। भारत के पहला राष्ट्रपति दिहले बा बिहार। देश रत्न राजेंद्र बाबू के जाने संसार। वीर कुंवर सिंह के कहानी जाने दुनिया सारी। अंग्रेजन के दिल सबटा बनल काम बिगाड़ी। हर देखन में या नारी, लेकिन हो खेला खिलाड़ी। एक बिहारी 100 पे भारी।
और प्यार से जी तब दुनिया सारी। लेकिन एक कोशिक क्षेत्र का योगदान क्या है एक बिहारी सौ पे भारी, वो भी अंतरा जरूर होना चाहिए। दिन कर राम धारी सिंह रहथिन अंग प्रदेश के शान, कवि फानीश्वर नाथ रेणु कोशि के पहचान। महर्षि में ही के भागलपुर के धरती प्यारी, कर्णगढ़ मुंगेर के याद बिसरे नहीं बिसारी। हर देखे मैं या नाड़ी लेकिन होए छै खिलाड़ी, एक बिहारी 100 पे भारी और प्यार से जी तब दुनिया सारी। और मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा कि लोग ऐसा कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी, और कई बार लोग ये भी कहते हैं जैसे महाराष्ट्र में कहते थे कि एक बिहारी 100 बीमारी। कई लोग कहते हैं 2 बिहारी तो मारा मारी, 3 बिहारी तो फैक्ट्री हमारी। ऐसा लोग, मैं उसी को जवाब देने के लिए मैंने ये गीत गाया। और मैं छैला बिहारी इस गीत के माध्यम से आप तमाम बिहारियों को एक संदेश देना चाहता है कि आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे बिहार बदनाम हो। हर काम ऐसा कीजिए जिससे बिहारी होने का गर्व महसूस हो। आपस में लड़िए मत, आपस में भिड़िए मत, और कोई इस तरह का काम मत कीजिए जिससे बिहार बदनाम हो, हमारा समाज बदनाम हो, हमारे माता पिता बदनाम हो। धन्यवाद। चलिए, एक बिहारी 100 पर भारी बहुत अच्छा लगा और आप इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिए। कई मैसेज आपने इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को दिया। निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जब मैं कटिहार आऊँगा तो मैं चाहूँगा कि फिर से आपके चैनल में आऊँ और इंटरव्यू। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम इनसे मिलिए, और हमारे आज के मेहमान थे भोजपुरी अंगिका के मशहूर गायक सुनील छैला बिहारी। और सुनील छैला बिहारी की सफलता की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें इसका फीडबैक निश्चित भेजें। हम ऐसे ही चिरपरिचित चेहरों से आपको इस कार्यक्रम के जरिए रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।